Welcome back to Allegedly Brown. This is Shahrukh. This is Mashood. और मेरा नाम है अब्दुर्रहमान एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड. और आज की एपिसोड जो है अगेन वी आर डूइंग विदाउट मीरा हु इज नॉट हियर विद अस. अब तो रोज ही हो गया भाई. मेरा भाई बहुत टाइम हो गया मीरा. यू शुड बी हियर. अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको ये पैगाम वीडियो के थ्रू पहुंचाते हैं. आप जहाँ कहीं भी हैं या हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ रिटर्न फॉर द नेक्स्ट वीडियो. वी डू मिस यू. बहुत गंदी स्क्रिप्ट थी. उसने मुझे कहा था कहने को. अच्छा, coming back to the video. Today's video is on Atif Aslam. आतिफ असलम. Atif Aslam. मेरी वातिफ असलम. हाँ, वो अब तो आदत वाह, सी. वाह, वाह. इन्होंने भाई ने डिफाइन किया था कि आतिफ असलम के ना गानों में वब होता है. वब. आप जब भी देखिए ना अलिफ से पहले वाव लगाते हैं. हर अलिफ से पहले वाव लगाते हैं. यार, आतिफ असलम तो ना होगा. लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है वो बताएं जरा. हाँ, रिसेंट एल्बम इट वाज जो नई एल्बम आई. आप आई डोंट नो आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी. अगर नहीं सुनी तो जरूर सुनिएगा. इट्स कॉल्ड सुबह ना आए. सुबह आए ना. ओ सॉरी, सुबह जी, 5 मरतबा. सॉरी. रिकॉर्डिंग से पहले प्रैक्टिस भी कर रहे थे. स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में. फिर भी यार. यस, सॉरी. सुबह आए ना, which funny enough is also my favorite song from the thingy. और मुझे नाम ही याद नहीं था. तो बढ़िया. coming back, Spotify के साथ पार्टनर करके अभी I don't know if you've seen the ads. I didn't actually. Oh my god, जितनी मेरा Spotify प्रीमियम है ना, मुझे एड्स आते नहीं है तो I wouldn't know anyways. भाई सस्ते Instagram पे ऐड आ रहे मैं हैं Instagram Spotify खोलता ही नहीं हूँ. सॉरी. हाँ, I don't know. इसलिए मेरी रील्स पोस्ट नहीं हो रही. जी. कल तो अंदर की बातें अंदर अपने पास ही रखते ये अंदर हैं. की बात है. अरे मुझे बात है. हाँ, कमिंग बैक, आपने देखा एड Spotify में मैंने देखा. आतिफ असलम, आई डोंट नो पाकिस्तानी कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसने इस तरह की कोलैबोरेशन या किस तरह की प्रमोशन की हो विद Spotify मैंने नहीं देखा अभी तक. एंड इट्स ह्यूज लॉन्च. यूट्यूब पे लॉन्च हुआ है, Spotify पे लॉन्च हुआ है. उन्होंने फनीली इनफ उन्होंने फेसबुक पे एक कैंपेन भी चलाई थी कि प्लीज डू नॉट रीपोस्ट आवर वीडियोस. अच्छा. वो एक ग्रुप है आदीज के नाम से. आई थिंक बहुत पुराना ग्रुप है. आदीज ADEEZ. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ओल्ड. आई थिंक आतिफ के भाई यूज्ड टू मैनेज हिम at that time. और फिर वहाँ पे that group was there. उन्होंने कहा जी प्लीज रीपोस्ट ना करें, आर्टिस्ट को उसकी रॉयल्टीज जाने दें. सो there were many videos, lyrical videos लोगों ने लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया. they had to लोगों ने अपना धंधा भी तो चलाना है ना किसी. अभी मैं आपको बता रहा था कि उसके गानों एल्बम में से गानों का रिमिक्स भी आ गया हुआ. हाँ, मुझे फनी इनफ कि मैंने देखा. How old is the album again? I've not more than days. हाँ, not At more the than time 3 of this recording, it's 2 to 3 days. हाँ, at the time of this recording. जब तक आपके पास आई, it will be, आप लोगों ने शायद सुन भी ली होगी. और बढ़िया. सुबह आए ना, and that is 8 songs altogether after 18 years. 19. 18. 2007 में नहीं आया था आखिरी इसका चलो album? यार, 18-19 ठीक है. मेरी कहानी ना 2007 में आई थी. 6-7 18-19. Yeah, 19 years. चलो यार, आप सही है. Sorry यार. नहीं सही. So after 18/19 years, Atif Aslam has come back with a full album, and it is हम तीनों ने सुन ली. Obviously, it is a departure from what he did before. So it's a completely, it was a fresh, for me, it was a fresh Atif Aslam with some experimental and some very different type of music जो उनसे expect नहीं किया जाता. So he's ventured into that track, and I feel overall he did a really good job with the album. अब तो वब भी नहीं है. अब तो वब भी नहीं है. ये नई गाने में नोटिस किया था. एक गाने में है. मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा वाला है. एक गाने में है. We'll start one by one with the album review, going through the songs one by one. So we'll start with the first one, the title song is Subah Aina. I believe मेरे लिए that is probably the best song of the whole album. It sets the tone. Definitely. It's very dark. It's, you know, it has that dark country vibe जो से वो शुरू होता है, and then उसके lyrics as well. Probably बाकी गानों से बेहतर lyrics so far that I feel. But I'd like to ask you Shahrukh first. अगर आप थोड़ी सी आपको उस गाने में सुन के क्या लगा?
before I come to the song, Yes. with regards to the album, I wanted to say, it was a really nice experience because आपकी जो बात थी ना कि departure from what we usually understand as Atif, like from Jalpari to Duri to Meri Kahani, those were actually full albums. I don't think I would call this a full album क्योंकि सिर्फ 8 गाने, usually albums के अंदर minimum 10 to 12 songs होते हैं. They can go up to 14 to 20 songs at a time as well. And I think पिछली जिसके albums हैं, they have around 10 to 14 songs on average. So lesser than what his previous albums have been, but I'm glad कि कम से कम 19 साल बाद कुछ तो रिलीज़ किया आतिफ ने. You know, his departure from the Bollywood styled sort of like, you know, songs जो बीच में फिर 2007 के बाद फिर बीच में काफ़ी शुरू हो गए थे. And on top of that, usually he released a lot of different singles ही. So it's nice to see कि एक full package हमें मिला है. I think the disappointment that most people usually had with the album was यही कि it sounds good standalone, but as an album it sounds a little thoda sa all over the place. And anyways, first track Subah Aina, one of my favorite tracks. I'd say it's my second favorite track on the album. Genre अलग है ना दोनों की. I don't think एक तो आतिफ की आवाज़ throughout has been, or इस album में भी है, it's very powerful. He has that sort of cadence in his voice that, you know, that's not something that you can replicate that easily. लोग बहुत mimic बहुत करते हैं, but obviously वो चीज़ नहीं उस तरह से produce हो सकती जो आतिफ की आवाज़ में है. And this song in particular, I feel like showcases the magic and the power that exists in Atif's voice. The second half of Subah Aina is a magical experience. It's ethereal. It takes you to another dimension, in my opinion. जब मैंने वो सुना तो I was like कि यार, the first half is obviously it's good and अच्छा है, इसके lyrics are also really nice, but the second half musically takes you to a different vibe altogether, and that's something that clicked personally for me. मुझे वो जो ethereal sounding थी ना, that out of the world sort of experience, the sort of like, you know, tunes that you don't really hear normally in a lot of different like, you know, mainstream music. वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. And considering it's not only just the titular track, but it's also the opening track of the album. So it opens with a bang. I sets love the it. tone. And I think it's the longest song. 6 minute का गाना है, if That's I'm not true. wrong. It sets the tone, and like you said, शुरू में it starts off really slow. आवाज में एक दर्द सा है जो and वो बड़े आराम से एक चीज ठहर के गा रहे हैं, and then it escalates exactly. into that big, part is the second half के बाद I was like, whoa, मैं दोबारा सुना. मजे की बात ये है कि इस पूरी एल्बम में 8 गाने, और 8 गानों में से 2 गाने हैं जो आतिफ ने खुद लिखे, और ये गाना भी आतिफ ने खुद लिखा है. I didn't know that. I haven't done any prior research. मैं सिर्फ गाने सुनकर आ गया हूँ. But that's nice to know. इसने खुद ये सारा लिखा गाना, एंड इसी गाने के बारे में इसने ये भी कहा था कि दिस वन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और इसमें वो जो तशरीह करते हुए कहते हैं ना, शायर इश्क की भी आप बात करते हैं, इसके मजाज की बात करते हैं, इसे आप दोनों पहलुओं में लेके जा सकते हैं. बट आई गेस कि इट्स मोर ऑफ अ डिस्कनेक्शन फ्रॉम योर गॉड व्हेन you were too busy with the worldly thing. Also, it sounds cinematic, if I might add. It sounds like it belongs at the end of a film. बिल्कुल. You know? एक और इसी के साथ एक कंपेयर करूँगा. वैसे तो थोड़ा सा मैं इंडियन सेलिब्रिटी की बात करूँगा जो इस पर बहुत क्रिटिक किया करता था आतिफ असलम पे, अभिषेक भट्टाचार्य, कि मशीनों से आप आवाज़ बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये कोई गाना है. लेकिन मुझे उस बंदे की सबसे अच्छी बात ये लगती है और लगती रहेगी कि वो किसी भी तरह के स्टंट में इन्वॉल्व नहीं था, पब्लिसिटी स्टंट में कभी भी इन्वॉल्व नहीं था, ना पाकिस्तान में ना फिर इंडिया. वो याद है सुरक्षेत्र? हाँ उसमें तो भाई ने मजा करवाया था कि अदाकार भी है यहाँ पे. भाई पड़ गए थे सबको. लेकिन भाई बड़े फन वे में पड़े थे भाई, हंसते थे बाद में. नहीं, अभी अभिजीत भट्टाचार्य को बोला ना कि इस तरह की एल्बम निकाल के दिखाएं. हाँ वही ना, वो तो that's the difference between a singer like Atif that came through, you know, इस तरह की music. मतलब he released Jalpari, released Duri, released Meri Kahani. He came through those backgrounds and then obviously, you know, got his big hit in Bollywood, और उसके बाद फिर जितना भी उन्होंने पाकिस्तान में काम किया. अब people like अभिजीत भट्टाचार्य have remained in Bollywood and were only in Bollywood. और उनको सिर्फ उनके वो 1 गाना 2 गाने पर फिल्म, not to say कि he's not a good singer, he's a great singer. Very good singer. I think कि 90s को define करता है अभिजीत भट्टाचार्य. कुमार सानू, but then you have, you know, थोड़ा सा वो अकड़ में आके जब उन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ भी केस कर दिया. फिर वो पॉपुलर शाहरुख खान की वजह से ही है. अगर वो मूवीज हिट ना होती, वो एक्टर, a lot of people say the other way around as well. वो कहते हैं कि अभिजीत ने शाहरुख खान को पॉपुलर किया. I don't know. I don't think that's necessarily That's true.
अनु मलिक, That's not true. अनु मलिक शायद कर सकता है. अनु मलिक अनु मलिक being कर the सकता अनु मलिक. जतिन अनु ललित. मलिक. अनु मलिक तो एक Yeah. स्टैंडर्ड बन गया था ना कि आप जो भी कहोगे ना कि अजीब ओ आई गलत गाना वो अनु मलिक है. वो गाना का तुम वो वाला हाँ वो भी था. हाँ वो भी था. अच्छा खैर एनीवे जो भी बात है ना जैसी भी है, मुझे इस बंदे की अच्छी बात लगती है कि यार किसी भी पब्लिसिटी स्टैंड में नहीं रहा, किसी को जवाब भी नहीं दिया. एज इन जब हम सुनते रहे हैं इंडियन मीडिया या इंडियन सेलिब्रिटीज इसे हिट करते रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान से यू आर फ्रॉम अ वेरी डेंजरस बॉर्डर कहा जाता था इसे, तो तभी इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी को. इवन जो इसका फॉर्मर बैंड था वो भी बहुत क्रिटिसाइज करता रहा, ठीक है, उसका भी इसने उस तरह से जवाब नहीं दिया. तो आई गेस अपने एक्शन से जवाब देता है. एंड That's a very good thing. मैंने जितनी building on what Mashood said, कि the amount of criticism from his own people, you know, जिस तरह से हमने देखा है. I've never heard Atif Aslam dive into those controversies or talk about कि यार उसने, I think एक मरतबा मैंने देखा है एक शो पे इसने, he didn't even mention anybody, he just mentioned some statements and then you know directly sort of like not targeted but addressed those statements. I think उसके अलावा I don't think Atif Aslam ने इस तरह की कभी आगे पीछे कोई बात की है. One thing that about this album which I really love is कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि the reason why it sounds experimental, or rather every track feels like a standalone track that doesn't really blend together with the album, is because it's combined or it's made with the collaboration of various different lyricists, songwriters, you know, people who musicians who came together from different bands and whatnot to work on each track individually. So I think if I'm not wrong, हर track में एक मुख्तलिफ different group of लोग हैं जो involved हैं, which is why every song feels very different. That's true. हाँ, That is I think that's one of the reasons. But Subha Aina, yeah, one of the best songs I'll of the album. compare that with, I don't know if people are going to agree, but I'm going to compare it with ए खुदा, जो गाना था बॉलीवुड का कि गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ. अच्छा मिट हाँ गया. ठीक है ओके. ठीक है, क्योंकि इसमें वैसा टच है Lyrics I wise. feel- हाँ लिरिक्स वाइज Okay. हाँ थोड़ा सा शिफ्ट है. वो प्रॉपरली कहता है, अब मैं उस गाने को इस तरह देखता हूँ खुदा को कि वो कहता है कि भाई मैं जो अल्लाह ताला से दूर हो गया या मैं जो इश्क हकीकी से दूर हो गया तो मैं गिर गया हूँ. आई नीड टू बी बैक ऑन दैट ट्रैक. इस गाने में ये है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज है. इस गाने में ये कहते हैं मेरे नज़दीक, इस गाने में ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ भूल गया दुनिया के प्यार की वजह से, ठीक है, एंड आई नीड टू बी बैक ऑन द ट्रैक. इसका जो मेन थीम नहीं मेन जो लाइन है, सफ़र में हूँ इश्क में हूँ, वो दूसरा गाना है. हाँ ये ही नहीं था. सफर में हूँ अगला गाना है. सफर में दूसरा गाना है. Is the next. आगे बात करूँगा. I think to add on to what Mashood said, अगर मैं compare करूँगा ना musically, not lyrically, musically अगर मैं इसको compare करूँ तो I would go on a limb and I might get some heat for this, but I'd compare this to Radiohead का Exit Music for a Film. Have you heard Exit Music for a Film? नहीं, I have not. Beautiful song. अच्छा कभी आपने नोट किया हो कि इनको जब कोई चीज अच्छी लगती है ना शाहरुख को, ये दो वर्ड बोलते हैं, ठीक है, या बोलते हैं ब्यूटीफुल या बोलते हैं खूबसूरत. यार हर चीज में. अच्छा खैर मैं थोड़ा सा बताता हूँ. हालांकि दैट्स वो एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है ऑल टुगेदर. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एज सच कि द फर्स्ट हाफ इज अ लिटिल स्लोअर एंड देन सेकंड हाफ एक्सप्लोड्स ऑन टू यू. इट टेक्स यू टू एन एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर. आई थिंक एग्जिट म्यूजिक फॉर अ फिल्म एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैंने कहा कि ये गाना ना किसी फिल्म के एंड पे बहुत अच्छा फिट करता है, बिकॉज दैट सॉन्ग वाज मेड फॉर कि किसी टीवी शो या किसी फिल्म के एंड पे, उसका टाइटल ही है एग्जिट म्यूजिक फॉर अ फिल्म. अच्छा ओके. तो the first half of that song is very slow and very stripped. मतलब in the sense कि कोई ऐसा जितने instrumentals नहीं है. It's just the voice that's carrying the song, and towards the end it explodes a huge bass line, you know, a lot of guitars at the end. It starts off with a drum बीच में. Very wonderful song. I would recommend if किसी ने नहीं सुना ज़रूर सुने. I won't say it's directly linked with or directly similar in sound to Subha Aina, but it sort of has the same cadence to it, same mentality. Nice. I think we all really like that song. Yeah, I think good song. Subha Aina. आरज़ू को खाक में मिलाकर वो, हाँ यहाँ से शुरू होता है. अब याद आ गया मुझे, मेरी पिछली लाइन याद आ गई मुझे. अच्छा that being said, हम दूसरे जिस गाने का आप तस्करा कर रहे हैं, हम उसी गाने की तरफ चलते हैं. दैट सफर में हूँ. अब इट्स अ वेरी ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम अ डार्क सॉन्ग टू अ वेरी सॉफ्ट, happy, cheerful, melodic, melancholic type song, जिसमें थोड़ा नॉस्टैल्जिया पुरानी, जैसे मेरी कहानी आपने कहा, जो पहला गाना था मेरी कहानी, झूला झुलाए एंड ऑल ऑफ दैट, वो वाला जो गाना है, और इस गाने का आपस में
उस तरह की वाइब आती है कि इट्स अ वेरी soft, happy, cheerful गाना है, you know, you're just listening to it and you're breezy, you're flying away, etc. आप I would, लेकिन lyrics wise it's very in depth, जिस पे अभी आप बोल रहे थे, तो जरा थोड़ी सी तरह लाइट डालें इस पे, इस गाने के ऊपर आपको कैसा लगा? मैं लाइट डालता हूँ इस गाने पे। मेरे ना हमेशा से एक ख्वाब था कि एक यूट्यूब चैनल खुले जिसमें हम जिसमें हम लिरिक्स डायसेक्शन करें। बहुत फैंसी वर्ड है, तो अगैन मैं वही वर्ड बहुत यूज़ करता होता हूँ कि ये ना बहुत सब्जेक्टिव अप्रोच होती है किसी भी गाने के लिए। हर एक की ओपिनियन सब्जेक्टिव होती है। हाँ, चुप, मेरी बारी है। तो मैं कहूँगा कि अगर इसके लिरिक्स को देखा जाए ना, तो वो जो कहते हैं ना इश्क के साथ इम्तिहान, इश्क के साथ स्टेजेस होती हैं, या स्टेजेस को उर्दू में नहीं बोलना आता मुझे, क्या कहते हैं, मरहले। हाँ, सात मरहले होते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, जब तुझे नहीं आएगा तो देखिए मैं छा करता। ठीक है, तो इसमें जो मुझे गाना सुनकर जो ओवरऑल फीलिंग आई ना, वो फीलिंग थी कि एक्नॉलेजमेंट की फीलिंग है, एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस की फीलिंग। किस चीज़ की? इस गाने को सुनकर कि एक्नॉलेज कर लिया उसने, हाँ भाई मेरे से मैं सफ़र में हूँ एक, और मैंने उस सफ़र में ये हुआ मेरे साथ, बट सफ़र में हूँ क्योंकि मैं चल रहा हूँ, वो गुजर गया, लेकिन हुआ, एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, I think and I felt that. I think I'll agree with Mashood on this one point कि the title itself और lyrically भी जिस तरह से उसका स्टार्ट होता है ना कि तारे गिरने क्यों लगे हैं, ये स्टार्टिंग है ना, और बादल के फेरे बढ़ने क्यों लगे हैं, पहरे सॉरी यार, पहरे बढ़ने क्यों लगे हैं। सो लाइक इट गिव्स यू दैट, हाँ, आपने भी कहा था melancholic, and it does talk about a journey to love essentially. You started off somewhere, you're stuck in this limbo state, and now you're expecting, let's say, an end in acceptance to come out of it essentially. वैसे एक आपने वर्ड लिम्बो बोला है, the song takes you into a limbo anyway. तो it's so well designed, साउंड डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, और जो गाना इटसेल्फ है, जो लिम्बो की स्टेट आप जिसको कह रहे हैं कि जब बंदा लिम्बो में है, तो इट फील्स लाइक यूर फ्लाइंग, यूर इन द मिडल ऑफ समथिंग एंड यूर जस्ट फ्लाइंग, और दैट आई थिंक केडेंस बड़ी अच्छी कैप्चर की है गाने की, जो डिज़ाइन है, साउंड डिज़ाइन है, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई थिंक तीसरा गाना जो कि है सच्चे वादे। हाँ, इसके बारे में सच्चे वादे started off again with a very, ये देखें क्या रहा है थीम, you had a dark song, you then had a very happy cheerful song, and then you had another dark starting song, लेकिन वो भी जिस तरह सुबह आना है, it changed from a dark start to a sort of a happy cheerful tone. तो I feel, मुझे लगता था कि ये जो गाना है specifically, it's fit for a drama OST. अब मैंने ना एक ये क्रिटिसिज्म बहुत सुने, I've read a little bit on it. A lot of people say कि it songs ना, especially the slower lovey-dovey songs जो हैं, जिस तरह से सफ़र में हूँ या सच्चे दोस्त हो गए या एंड पे जो इश्क है, they sound like पाकिस्तानी ड्रामा OSTs, या हाँ essentially यही पाकिस्तानी ड्रामा OSTs के तौर पे। अच्छा, इसका मतलब हमारे OSTs इतने अच्छे हो गए हैं, हमारे OSTs हमेशा से बहुत अच्छे थे। They've never been, मेरे पास तुम हो, मैंने बहुत सुना। I apologize to Sir राहत फ़तेह अली खान कि इन्होंने बुचर जो किए। Anybody who's listening to this, मैं एक छोटा सा clarify me on this one. Is this one जहाँ पे he mix a little bit or starts to mix in the album a little bit of Punjabi and Urdu? हाँ जी, ये इससे start होता है ना? It's a theme, इससे start होता है and then the theme grows. अभी आप देखेंगे कि तकरीबन अगले 4-5 गानों में it's उर्दू प्लस पंजाबी, so उर्दू and English बीच में कुछ एक सवाल है मेरा, वादे वैसे एक वर्ड जो है, aren't they supposed to be सच्चे? झूठे वादे भी तो लोग करते हैं ना, तो सच्चे वादे फलसफे, अब ऑब्वियसली गो इनटू इट, नहीं मॉरली तो हर वादे आर सपोज्ड टू बी सच्चे, ठीक है। सच्चे वादे क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी आवाम जो जिस तरह उसने पूरे गाने में बताया कि सच्चे वादे करके आप तोड़ गए हो, मुंह मोड़ गए हो, ठीक है, तो किसी और की बाहों में चल दिए, हाँ, वो किसी और की बाहें हों या ना हो, लेकिन आप तोड़ गए हो गाने में, यही कहता है, हाँ, वो तोड़ गए हो आप। अब इसमें जो वर्ल्ड रिलेशंस आप बनाते हो, मुझे ना ज़्यादातर ये एल्बम ना एक रिग्रेट लगती है। ओके,
ठीक है, रिग्रेट के बाद मुझे लगता है कि हाँ एक्नॉलेज, और वो कह रहा है कि यार मैं क्या बंदा था, मैं क्यों इन बातों में पड़ा था, और फिर वो सवाल करता है कि तू बता के ये सारा कुछ जो बंदा कर रहा होता है वो किस तरह फिर मुंह फेर ले अपना। अगर वो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट। एक मशहूर की बात से मुझे थोड़ा सा क्लिकिंग कपल ऑफ डॉट्स आते भी बताएगा, connecting dots, sorry, 2 dots I have connected them. तो आते भाई आप बताइएगा कि this is right or wrong, but मुझे लग रहा है कि this album in itself describes the 5 stages of grief. It doesn't it? This sounds very bargaining type. You know, now it's the narrator or the singer or whoever the person is talking, it's bargaining ki yaar, but didn't we promise and dream all of that? And now you've gone somewhere else. But what do I do? अब मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, तो where do I go now? Like stuff like that. पिछला वाला was a journey of love, which was towards acceptance. This one is more denial/bargaining वाली side. I think that's दोनों की याद बहुत अच्छी, दोनों के points है. I think from a lyrical perspective, या जिस तरह ये album बनी हुई है, it's very very strong insights. And by the way, this song has been written by my favorites, Leo Twins. Okay. They have written this really? Song. I didn't know that. लियो ट्विंस के और कुछ मशहूर गाने बताएं। मुझे नहीं पता, वो म्यूजिशियन है, माय फेवरेट सुने हुए हैं, माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सुने हुए हैं, तो बता ना किस और गाने में यार वो सारे गानों के यार क्या इसको नहीं पता यार। लियो आप चाहें, मुझे नहीं पता ना, लियो ट्विंस का YouTube चैनल देखें, they I think play nearly every instrument इस गाने की वो फिर नेस्कैफे बेसमेंट में भी आए थे, बिल्कुल आए थे, म्यूजिकल कंपोजिशन उन्होंने की इस गाने की। करें आप, ठीक है मैं अच्छा सॉरी यार, तूने कहा लिखा उन्होंने, तो आई थॉट लिरिकली ये लिखा उन्होंने, हाँ इट्स प्रॉब्ली देयर ओनली म्यूजिकली भी लिखते होते हैं। छी अच्छा छू। अच्छा जी, coming back to one of the most experimental songs, well, one of the 2 experimental songs that we have was on number 4, Let's Have Some Fun. अच्छा, जैसे ये बता रहा था ग्रीफ है हर गाना के, ये कह रहा चड्डो बहुत हो गया, लेकिन एंजॉय करो। अच्छा ये गाना मैंने सुना है, दिस इज अ रियली गुड सॉन्ग, एंड इसमें ही है स्ट्रीट लाइट्स में एंजॉय करें। इसमें जो उसके मुंह पे जैसे राइम कर रहा था उसने बोला है, एंड सारे की अच्छी वो बनी हुई है राइमिंग। I like it. I like this. This is now a shift from the dark, melancholic vibe to a very hip hop influenced sort of a song. I would say it draws obviously inspiration from a lot of different places. I wouldn't necessarily call कि ये rap करे इस गाने में. I'd say fast singing ही हो रही है. But क्या कमाल गाना है. I personally like the upbeat music and I like the lyrics to it and I like how flowy it is. When he starts. It's very catchy. इस तरह से जब वो स्टार्ट करते हैं शुरू में एक जो फिक्रा पहले बोलता है and then repeats it again and then when he goes into it, मुझे नहीं याद, दिल के शहर में क्या बोल, नहीं पता ना जी, छू छा चल बोल। Anyways, तो इसका वो एक वो वाला पार्ट होता है बीच में जिसमें वो खलीबली वो जो that's the chorus. I love that one so much. I think that वो सुन के मेरे ऐसे न्यूरॉन्स ने एक्टिवेट हुए हैं. They fired up a lot of different emotions inside of me. I like that one. कुछ देर पहले ना हम सारे इकट्ठे सुन रहे थे, वो पुराने भाई तो कुछ भी नहीं कहते, भाई कहते अच्छा इसमें भाई कहते यार उस तरह कोई और भाई साइड पे कर रहे थे। नहीं, मैं वो दूसरे गाने पे कर रहा था, उसमें इसी गाने पे कर रहे थे, वो 4 यार पे कर रहे थे शायद। हाँ, वो ये अच्छा अगला है ये वाला आई फेल्ट के इज वेरी कोक स्टूडियो एस्क गाना। You can do it better. It's very easy to sit on a podcast and criticize. But लेकिन from that end में कुछ शर्म नहीं आती। आतिफ असलम ने FT यज़दानी किया था अपनी बोल मूवी में फीचरिंग अच्छा टी-शर्ट। अच्छा हाँ true नहीं अच्छा हाँ, तो the reason why I was saying कि मुझे ये गाना इतना पसंद नहीं आया क्योंकि एक तो just a disclaimer for everybody, I am a very heavy metal rock old guy. What? Sorry. You say what? Boomer. So Sorry. heavy metal, rock, इस तरह के genres सुनता हूँ typically. So this type of music typically doesn't attract me as such. But then again, you listen to. I've heard your playlist और आप बहुत ज़्यादा hip hop भी सुनते हो. And this has a lot of hip hop influences. Influences, yes. Convince कर रहे हैं उनको यार पसंद करें। यार अच्छा गाना तो था, बुरा तो नहीं था. हमने तो बड़ा मजा किया था. हम सारा टाइम ऐसे से करे थे. Influences, yes, catchy गाना, I understand. लेकिन again, very मुझे लगता है कि it's a like
कोक स्टूडियो वाइब जो आती है, जो मुझे कोक स्टूडियो नहीं पसंद आ रहे ना आजकल. आई लाइक द ओल्ड कोक स्टूडियो जब सब कुछ लाइव होता था. अब तो लाइव भी कुछ नहीं होता. तो इट वाज लाइव बैक देन. और उस तरह के जो अरेंजमेंट्स थी जो गाने थे एट दैट टाइम कंपेयर टू जो आजकल है, इट्स वेरी हिप हॉप. अच्छा, तो आप बेसिकली वही कह रहे हैं कि जो हमारे देसी आर्टिस्ट होते हैं लाइक यंगस्टर्स हो गए या फारिश शफी इस टाइप के रेंजेस में आप कह रहे हैं? उस तरह. फॉर एग्जांपल आजकल इस दफा जो कोक स्टूडियो था दैट वाज, नाम भूल रहा हूँ मैं, जुल्फी एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी. सो अब्दुल्ला सिद्दीकी इज वेरी इनटू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का जो इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है आजकल के गानों में, वो ही इन्फ्लुएंस आपको इसमें नजर आएगा. इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फ्यूजन विद ट्रेडिशनल. तो ठीक है ना, जो दौर में चल रहा है वही चल रहा है. अच्छा, दिस वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग वही वाले बाय आतिफ व्हिच आई लाइक्ड, क्योंकि इसके इस तरह के गाने की झलक हमें आई थी. वो जो PSL एंथम नहीं करता आतिफ ने रिलीज किया था व्हिच वाज इन पंजाबी. क्या था गाने का नाम? आई डोंट रिमेंबर. आज वेखेगा करोड़ मेरा. ओ यार ये थोड़ी था. I don't know. He was in. There was another artist featured on that song as well. I don't know. Maybe शायद अब्दुल्ला सिद्दीकी खुद थे. I don't know. शायद I don't remember. मुझे याद आ रहा है. आज से 5-6 साल पुरानी बात है ये. वीडियो लोड हो गई है मेरे दिमाग में. But I remember कि that was उस वक्त it got a lot of criticism because आतिफ पंजाबी में गा रहा था. And they were like इसके बाद पंजाबी पे सूट नहीं कर रही. यार पंजाबी में गाने बहुत अच्छे हैं. बट पहली एल्बम में 2 पंजाबी या 3 पंजाबी गाने. यार उसने जो कदी दे हंस बोल वे कहा था, क्या गाना है. Anyways, great song. I think this was a very catchy song out. And मुझे पता क्या लगता है personally album arrangements के अंदर. I personally believe कि an album should always start off with a bang, close with a very soft closer, something that this album has, or middle part should always be energetic. Okay. This comes in the middle. आपके लिए तो perfect album बन गया. I like the arrangement of it. वो जिस तरह हम ग्रीफ के स्टेजेस बता रहे थे और जिस तरह हम बता रहे थे ना, ये डिनायल है, ये एक्सेप्टेंस है, ये बार्गेनिंग चल रही है, दरमियान में शुगर आ गया है, छड्डे से. I like to have some fun. कौन सा गाना था? फड़ मेरी बात. अगला गाना था ना वो है चढ़ मेरी बात पे. सुन साजना. I think सुन सजना पे भी आएंगे. अगला गाना कौन सा? अगला गाना है जी हूँ इश्क में. हुआ इश्क में. हूँ इश्क में. हूँ इश्क में या हुआ इश्क में था? मैं आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? हूँ इश्क में. हूँ इश्क में. तो मैंने क्या कहा? तू क्या कह? मैं गलत कह रहा था. सॉरी यार, I take it back. I take it back. यार हम इतना दूर बैठ के मैं दूसरे की आवाज ही नहीं आती यार. I blame the director. नहीं, दिल करीब होने चाहिए. वाह. ये हाँ, ये हूँ इश्क में है भी ऐसा गाना कि भाई के अंदर गाना चला गया. बहुत अच्छा है. इसका फेवरेट गाना है. फेवरेट गाना है. हाँ, गाना तो जेन्युइन बहुत अच्छा है, लेकिन एक हमें क्रिटिसिज्म हमारे डायरेक्टर साहब से मिला था कि ये बड़ा वलीमे टाइप का गाना है, जो खाना खुल रोटी खुल जाती है. नहीं. इसका जो म्यूजिक है ना पीछे, जो बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे ही होता है भाई, आगे सिंगर ही होता है. फोरग्राउंड म्यूजिक नहीं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट का आगे भी होता है. किस चीज की बात हो रही है? म्यूजिक. अच्छा कह रही है. अच्छा तो खैर हाँ, उसका म्यूजिक जो है ना वो हो सकता है वलीमे का, लेकिन जो इसके लिरिक्स है वो नहीं वलीमे के हो सकते यार. तो सही है, म्यूजिक लगा देंगे वलीमे पे और आगे गाना बंद कर देंगे. जैसे लिफ्टों में नहीं बजता म्यूजिक. नो वही वाला. मुझे लगता है वो फ्लूट की बात करें, बीच में फ्लूट बज. दिस वाज हाँ, हारमोनियम. आई रिमेंबर नाउ दिस सॉन्ग. दिस वाज जिस तरह से हम आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस कि इट्स अ वेरी फ्यूजन-esque sort of a song. अच्छा, मैं जब फ्यूजन बोलूं तो मसला है, खुद बोले नहीं, आपने 6 मिनट तो बोल दिया ना, मैं पहले तो बोल रहा हूँ. आपको प्लेजरिज्म बहुत है. आगे बोल. इसमें हारमोनियम को भी इस्तेमाल, और फिर बीच में आई थिंक देयर इज अ कोरस के बाद द सेक्शन ऑफ द म्यूजिक दैट कम्स इज अ फ्लूट दैट दे आर प्लेइंग, व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक बिकॉज द सॉन्ग इटसेल्फ साउंड्स वेरी मॉडर्न, बट देन यू आर यूजिंग वेरी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट द सॉन्ग. तो आई थिंक मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी इस गाने के अंदर. आई थिंक ये एल्बम का ओवरआर्चिंग अगर थीम या देखी जाए तो इट्स अ फ्यूजन ऑफ contemporary instruments mixed with traditional instruments, and it's done very well. Irrespective of मुझे क्या opinions है गानों पे, बनाया बहुत अच्छा है. एक अच्छा फ्यूजन पाकिस्तानी म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक में भी है, इस गाने में सुनने को मिलता है. क्या? अच्छा, वो जो तबले वाला पार्ट है. वही वाला हारमोनियम तबला. तो लगता है कि किसी का किसी फिल्म का, जिस तरह कलंक की आप ये भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन मैं मिस करने की नहीं, मैं एक और गाने की कह रहा था. अच्छा चुप, यही कह रहे थे तुम. हुआ इश्क में आई थिंक साउंड्स अ लॉट लाइक हुआ इश्क में सॉरी यार, टेक इट बैक, रिवाइंड इट. हुआ इश्क में मैं वी वर डिस्कसिंग दिस
जब बिहाइंड द सीन्स हम एंड उसमें एक चीज़ मैंने नोट करा था कि देयर इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म 2010 बॉलीवुड की फिल्म है लम्हा, संजय दत्त उत्ते बिपाशा बसु होती है, उस फिल्म का एक गाना था मादनो, विच इज़ एन 8 minute सॉन्ग बाय द वे, बहुत लंबा गाना है, इतना गुना 8-8.5 मिनट का गाना है, लेकिन वो मैंने पहले नहीं सुना था। और वेरी ग्रेट फ्रेंड मीरा जो अभी हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं है, जहाँ भी हैं जिधर भी हैं हमारे उनका साया हमारे सर के ऊपर ज़रूर है। उन्होंने गाना मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था आज से 6-7 महीने पहले। इतना बुरा गाना वही करा सकते हैं। नहीं यार बहुत अच्छा गाना, 8.5 मिनट का गाना, और हम डेली सुनते थे। मैं बस बाइक चलाया करता था, बाइक वापसी पे उसको मैं जब ड्रॉप करता था हम यही गाने सुनते थे। तो उस गाने की जो वाइब है ना, I think हूँ इश्क में has that sort of vibe. That also talks about love. It talks about this sort of हूँ इश्क में का यही है theme about love ही है। इश्क में मैं लिरिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया for this song because मैं म्यूजिक को ज़्यादा रिलेट करा था। तो तेरे बिना मैं टूटा वो वाला गाना, तेरे बिना मैं टूटा, अच्छा हाँ वो बोला सच है सच। तो the vibe of the song, the theme of the song, the message of the song has both have a lot of similarities to it. तो ये मैंने ऐसा ही है। अब जो हम स्केल डिफाइन कर रहे थे ना, पहले ये स्केल बता रहे थे, ये है एक्सेप्टेंस, ये है ग्रीवेंस, ये है बार्गेनिंग, और फिर है फन करते हैं। अब वापस आ गया भाई, कह रहा छोड़ो यार फन हो गया, रियलिटी हिट हार्ड, लेट्स कम बैक ऑन द ट्रैक। तो जब वापस आते साथ फिर उन्होंने एक नया गाना निकाला, वो है 4 यार, वन ऑफ द मोस्ट, oh my god, दरमियान में 4 यार की स्पोर्ट आई है ना, AB4X, हाँ AB4X एग्जैक्टली, 1 2 3 4 है वो यहीं पे है। हाँ, तो 4 यार is probably one of the most experimental I and think so. probably the only most controversial मजे का है गाना, polarizing song हाँ definitely of the album. I think it's हाँ जितने सलमान खान स्टेप मार सकते थे एडम भाई ने भी मारे हैं, जानी लोगों ने भी स्टेप मारे हैं। बहुत अच्छा, it's like a very catchy शुभ song, लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है ना, वो जो रैप शुरू होता है, it's like अगर मैं अरिजीत सिंह को रैप करवा दूं, अगर वो कोई रैप गाना कर ले, राइट, तो क्या मसला है? लेकिन पता है क्या, आई लाइक द कोरस, आई एग्री ऑन दैट, मुझे कोरस अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद जो वर्सेस जो बीच में आते हैं ना, देर वेरी ऑटो ट्यून्ड हैवी, तो देर इज अ कॉन्स्टेंट स्टैटिक और रोबोटिक वॉइस जो मैं एडम करने लगा था, जो आतिफ की बात होती है थ्रू आउट द सॉन्ग। अब वो कभी कभार ना इतना ज़्यादा हैवी ऑटो ट्यून आ जाता है कि इट बिकम्स अनर्विंग। वो सुनते सुनते मैं कहता हूँ यार मैं क्या सुन रहा हूँ यार। तो इट्स नॉट अ बैड सॉन्ग बट इट डिडंट रियली वाइब विद मी उस तरीके से, जिस तरह से आई वाज होपिंग कि, क्योंकि द कोरस रियली सेट्स अप, जो स्टार्टिंग गाने की कोरस होती है, द कोरस रियली सेट्स अप रियली गुड एक्सपेक्टेशन कि दिस इज गोना बी अ वेरी फन सॉन्ग। Points to Atif on this कि I think this is probably the most experimental song he's ever done. I think हमने इस तरह का गाना कभी आतिफ से नहीं सुना ना, शायद अभी सुनेंगे, क्या पता, I don't know. But ये था कि it might take a couple of more listens for it to sit well with me. मैंने अभी ये एल्बम 5 दफा सुनी है, मैं भी 2 मिनट तो सुनी है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। And I would just say कि मेरा डेब्यू है एल्बम के साथ। It will grow on you. अगर आपको नहीं शुरू में पसंद आ रहा ना, कुछ 2-3 दफा सुने, it will grow on you. लेकिन ये गाना अच्छा मेरे नजदीक आउट ऑफ मुझे तो अच्छा नीचे, लाइक इफ आई वाज टू से कि 8 में से बॉटम 2 में ये सेकंड लास्ट होगा। वो जो लास्ट है वो मैं बता दूं कौन, वो बाद में आते हैं वो कौन सा गाना है, लेकिन मेरा गाना आपने लास्ट में नहीं मैं अपनी रैंकिंग में बता चुका हूँ, इश्क में मेरा फेवरेट है। मैं अपने एंड अगेन ये जो आपने कहा ना कि दिस सॉन्ग ग्रोज, ये बात की थी जुनून बैंड ने कि हमारे गाने तब ऐसे होते थे कि जो मतलब आपके अंदर प्लांट किए जाते थे और जो प्रॉपर ग्रो करते थे, बाद में यू रियली लव दो सॉन्ग्स। अब ना लोगों के पास टाइम नहीं है, अब उनको फर्स्ट इम्पैक्ट वाले गाने पसंद है। ये भी है। आई वुड से कि जो 4 यार है, इट विल बी on many reels. It's a very real specific song. उसका especially the chorus part ना लोग कट करके अपनी छोटी जो 15 seconds 10 seconds की reels, it might have the same impact as मेरी कहानी, जिस तरह से वो मेरी कहानी का जो इनिशियल वर्स है झूला वाला, वो बहुत ज़्यादा वो 15 20 30 सेकंड जो थे वो you could say what's the word for it, जो amongst our youth, late teens, early adults वाले जो early 20s वाले adults होते हैं, they use as in the experience of their life, our youthness and the fun that we're having and the hangouts that we're having और ये सारी चीज़ें, उसमें वो they do a compilation मेरी कहानी की। I feel like 4 यार could have the same sort of existence. He was driving around, दोस्त especially 4 यार, especially अगर 4 हैं, even अगर नहीं भी हैं तो सारे group of friends इकट्ठे हुए हैं, इस तरह की reels बनती हैं, social जो reels ज़्यादातर होती हैं। I'm sure कि this is one of those tracks जो कि रील्स पे बहुत चलेगा। डेफिनेटली। अब दोबारा स्केल की बात करते हैं।
हम बड़े दुख में थे, फिर हमने लेट्स हैव सम फन किया, वापस आए, फिर इश्क में आ गए, ठीक है, फिर दोस्त आ गए हमें कंसोल चलो कंसोल करने के लिए, हाँ, ठीक है, वही कंसोल गेम होता है, हाँ ठीक है, गेम ही नहीं करने आए, तसल्ली देने हाँ, आए। तो 4 यार सपोर्ट सिस्टम बन गया उनका। Support system उसके बन बाद उन्होंने अपने साजना को कह दिया सुन, उन्होंने कहा ये दोस्त सैड थे और मेरी गर्ल सुने सुन बे। to me this song gets a very 80s sort of a vibe, 80s? very 80s, Oh, 80, अच्छा, मैंने कहा कोई RDC retro वाला। 80s vibe, again उर्दू पंजाबी वाला मिक्स है आपको आती होंगी ना, आप थे यार। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैंने जब ये गाना सुना था ना, Yeah. अगेन दिस इज वन ऑफ द, आई थिंक इफ आई वुड, वही वाली बात अगर आपने रैंकिंग की तो 4 यार एंड सुन सजना माइट बी माई, सुन सजना तो भी डिस्कस नहीं किया, वही कर रहे हैं हम discuss। वही कर रहे हैं बेटे यार, वो- आपके इधर हम आप गाने तो यार पीछे present चलते यार हैं, मखमू चलते हैं। इश्क में। तो आई थिंक दीज 2 songs will be in my bottom 2। उसकी वजह ये है कि दिस सॉन्ग, इसकी हम वही बात कर रहे थे, द फ्लो इज वेरी रूडिमेंट्री इसके अंदर, लाइक बहुत ज़्यादा। वो क्या थी इसकी वो लाइन, इसकी जो इनिशियल लाइक पहले जो उसकी स्टार्टिंग आती है इनिशियल उसकी इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला वर्स की लाइन आती है ना, जब से मैंने तुम्हें देखा मेरा दिल कहीं खो गया, लाइक इट्स अ वेरी, मैंने बहुत बुचर किया उसको, लेकिन आतिफ ने भी कोई उसका कोई ढंग काम नहीं कर सकता। लगे आतिफ को किसी ने कहा प्रूव दैट यू आर अ सिंगर, वी आर राइटिंग एनी लाइन एंड यू हैव टू सिंग इट। तो वो फ्लो बहुत टूटता है इसका, मेरे सॉरी मुझे लगता है इसका फ्लो इसमें बहुत ज़्यादा टूटता है, एंड इट डजंट रियली वाइब विद मी उस तरीके से। और म्यूजिकल लेवल मैं इसको कंपेयर करूँगा कलंक के टाइटल ट्रैक के साथ, जिसमें इट डजंट हैव द सेम वो जो एंड पे आता नहीं, मैं तेरा वो बोला तो नहीं। अच्छा मजे की बात है, सुबह आए ना आतिफ असलम ने लिखा, ये गाना भी आतिफ असलम ने लिखा। आते भाई अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अगेन मेरे लिए भी probably the weakest song हाँ in From the the whole album, from the album, even though it's not that weak। इसका मतलब है कि अगर यही weakest है तो बाकी सारे कितने अच्छे होंगे। Yeah, That exactly. goes to show कि album कितनी अच्छी है overall। Coming back to the last song which is Ishq, उसकी एक लाइन है, मैं बाकी The opening ना line. मेरी मैं बाकी। There you go man, it's probably the best line out of the whole album। Absolutely. मेरे ख्याल से, मेरे लिए I don't know आप लोगों के नहीं, it is definitely। इट इज़ द बेस्ट लाइन। बुल्ले शाह, जिस तरह बुल्ले शाह की सारी राइटिंग्स में उनकी पोइट्री में लिखा होता है ना कि पहले अपनी मैनू कड्डो, वो पंजाबी में कहते हैं कि मच्छी व गुदरिया च गोते ला, फिर गोते ला के इतर लगा, तेरी मैं नहीं हूँ मुकनी, जो पहला मैनू मुका, वो प्रॉब्ली मैंने गलत बोली है, Talking about ego in- लेकिन उसका ये है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते अपनी जब तक आपके अंदर से मैं ना ख़त्म हो, आए ना ख़त्म हो, अना ना ख़त्म हो। तो बुल्ले शाह की खूबसूरत राइटिंग है और उन्होंने बड़ा ही कमाल एंडिंग की है बुल्ले शाह की राइटिंग पे। मैंने वही बात की थी कि एक एल्बम की खूबसूरत अरेंजमेंट इन माय ओपिनियन होती है कि इट स्टार्ट्स ऑफ रियली लाइक द एल्बम शुड टेल यू कि हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, आप मुझे सुन रहे हो। तो सुबह आए ना, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, बीच में जब स्लो गाने थोड़े से स्टैग्नेट होने लग गए तो वहाँ पे लेट्स हैव सम फन एकदम से कहा ये क्या गाना है, तो यू नो गुड सॉन्ग। एंड देन टुवर्ड्स द एंड व्हेन यू वर लाइक अच्छा थोड़े से वीक सॉन्ग्स आ गए, 4 यार आए, नीचे सन सजना आ गया, तो यू लाइक अच्छा पता नहीं क्या। तो इश्क रिमूव्स एंड ब्रिंग्स यू बैक टू द सेम वाइब जो शुरू के कुछ गानों ने लाया था। आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट क्लोजर। मेरा सुबह आना वाज द सेकंड फेवरेट, इश्क इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस ट्रैक। आपका इश्क, आपका इश्क, मेरा हूँ इश्क में, हूँ इश्क में यार, मेरा लास्ट ये इश्क, अच्छा second yeah, so मेरा सुबह आना is probably the best one. the best one for me। I would give this one the first in my book. I think this was a beautiful song about love, and not only just that, it also क्या कहते हैं, the musical arrangement for it was like, personally I listen to all types of songs as well, लेकिन at the end of the day ना, जब वैसे घर वापस जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, या मैं before I'm about to sleep, I would love to listen to a slow soft song। Okay। And this is a slow soft song that vibes with me बहुत ज़्यादा, like it's I love it, it's बहुत खूबसूरत गाना। वो कहते हैं ना कि जिस तरह हम स्केल पे सब कुछ बताते हैं, तो ये स्केल थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसमें आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे होते हो, ठीक है, आप फिर अगैन इश्क हकीकी और इश्क मजाज में बिल्कुल पर्सपेक्टिव दोनों लेके चल सकते हो, और आप खुद को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो। सो ब्यूटीफुल एंडिंग, बहुत खूबसूरत गाना। I think we can all agree कि it's overall a very nice album। वेरी नाइस है। So probably one of the best things released in this whole year। In 19 days maybe later, even 19 I'm years, not complaining, I like it। हाँ I think लेकिन it's, yeah, अगर आप उसको 10 में से रेट करें सारी एल्बम को, आप क्या रेटिंग देंगे इसको? 7
7. That's a bold statement. What about you? यार मैं 8.5. मैं भी 8.5 दूंगा. वाओ, ये हम लेटेंट खेल रहे हैं. आते भाई आप गेस करें आपने कितना रेट दिया अपनी एल्बम को. आते सुन आप भी बताएं कि कौन सा वाला फेवरेट था आपका. हाँ, और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा. डू लिसन टू इट. आई नो पहले मैंने जब पहली बार सुनी थी आई डिडंट रियली लाइक द ओवरऑल एल्बम, लेकिन मैंने जब इसको बार बार सुना है तो इट काइंड ऑफ ग्रू ऑन मी. एंड देन आउट ऑफ 8 songs आई थिंक आई लाइक 6 of them I really like, 2 of them not so much, लेकिन 6 of them were outclass songs. मैं वो बंदा हूँ जो इम्पैक्ट के साथ बड़ा ग्रो करता है गाने पर. मुझे पहला वाला इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगता है और पहला इम्प्रेशन इस एल्बम का अच्छा था मेरे पे, तो बेस्ट है मेरे लिए. तो मुझे 8.5. हाँ, आई वुड से कि द फैक्ट पीपल कैन हैव पोलराइजिंग ओपिनियंस. कुछ लोग कहेंगे कि ओ आसिफ भाई ने अगर यही निकालना था तो ना ही निकालते. कुछ कहेंगे नहीं यार कम से कम कुछ निकाले. तो आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे 19 साल बाद अगर आतिफ असलम ने खुद एक्सपेरिमेंट करके नए, बिकॉज यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20+ years, यू नीड टू सॉर्ट ऑफ गेट आउट ऑफ दैट stereotype and that typecast जो आपके ऊपर हो जाते हैं कि आतिफ असलम is going to sing very nostalgic लवी डबी किस्म के गाने. I like the fact कि पिछले 5-6 सालों से एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं. And this album is a proof of how much Atif has grown as a musician, as an artist, and as somebody who's a veteran in the industry. So मेरे लिए एल्बम बहुत अच्छी थी. मुझे बड़ा मजा आया. Yeah, I think it's the experiment has paid off, I believe. काफ़ी दफ़ा जब आप अपने साउंड चेंज करते हैं ना, you get a lot of criticism. जो पुराने जिस तरह के for example if I'm listening to the old music और वहाँ से मैं आता हूँ तो Linkin Park एक एग्जाम्पल है कि they were very heavy and then तीसरी एल्बम के बाद they started going into softer music, more popular music. That's when a lot of their fan base में polarization हो गई थी. Similarly, I believe ये एल्बम भी polarizing होगी for older fans जो थोड़ी मेरे एज ग्रुप के हैं, and then those who are listening to it now जो सब आपकी एज ग्रुप के हैं या आपसे थोड़े छोटे हैं, वो उनके लिए शायद it will be like a really good sound. हमारे लिए it will be like यार it's a departure from what it is. It's a very good experiment और it has worked, but we would like the nostalgic Atif. You would. I would clarify that. I think Atif, solidifies himself as a singer who can transcend all sorts of times and genres that exist. इस तरह का गाना और इस तरह की एल्बम के क्रॉस बॉर्डर भी इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा आ रही है. अरिजीत सिंह ने अपने कॉन्सर्ट में कहा था, and I quote, सही I कोट don't करें. care about the borders. I love आतिफ असलम. हाँ, ये मैंने सुना था, मैंने भी सुना था. और अभी मैंने इस एल्बम के नीचे जितने कमेंट्स देखे हैं ना, majority were from across the board. In fact, when I first read the reviews, तो मैंने जब पहले खोला कि अच्छा सुबह आए ना reviews, the first link that came was from Bollywood music. Oh, wow. Reddit का Bollywood music के जो subreddit तो उस पे था, and a lot of people were praising. They were like, हाँ अच्छा it didn't vibe with me. Some were like नहीं best album that I've heard. तो इट्स नॉट टू से कि दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तान. हमारे जो ये ज़बान शेयर करता है वो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है. दे लिसन टू दिस एंड दे लव इट. Absolutely, and I would like everybody जो सुन दो everybody के थोड़े लोग जो हमें देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ comment जरूर करें about how do they feel about this album. So thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed our content. Please make sure to watch all of our previous videos, like and subscribe. और मीरा आपने कुछ कहना? नहीं है कहीं पे. चलें, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.